आज हम नीट एग्जाम पेपर 2024 को सॉल्व करेंगे और उसका पार्ट होगा जूलॉजी और बॉटनी का। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन है, सजीव ऊतकों में पाया जाने वाला एक अल्प अणुभार का कार्बनिक यौगिक लेसिथिन फास्फोलिपिड का उदाहरण है। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो हम जानते हैं कि ATP, NADPH2, CO2 इनकी आवश्यकता होती है, तो हमें इस ऑप्शन में C, D, E मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन 3 सही होगा। अगला है, के समय स्पिंडल फाइबर्स गुणसूत्र की काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर होगा मध्यावस्था मेटाफेज में जुड़ जाते हैं। चौथा है, आवर्ध त्वक कोशिकाएं यानी बुलिफॉर्म सेल उत्तरदायी होती है। ऑप्शन 1 सही होगा। एक बीज पत्रियों मोनोकोट्स में पत्तियों के अंदर की ओर मुड़ने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में किसी संघटक में पतली वहां और अत्यधिक स्थूलीकृत भीतरी भित्तियां होती है, तो ये बी जो है ये सहायक कोशिका है और सी द्वार कोशिका और डी रंध्र है, तो यहाँ पे सी सही होगा। इसकी आंतरिक भित्ति मोटी होती है और बाहरी भित्ति पतली होती है। अगला है, उस DNA खंड की क्या स्थिति नियति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वांछित जीन को धारण किए हो जिसे किसी विजातीय जीव में स्थानांतरित किया जाना है? तो उसमें यहाँ पर दो ऑप्शन में दो दे रखे हैं, तो सही उत्तर का चयन करना है। तो ये ग्राही के जीनोम के साथ में समेकित हो सकता है और ये गुणन के परपोषी होस्ट DNA के साथ वंशागत कर सकता है, तो इसमें बी और सी सही होगी विकल्प के आधार पर। क्वेश्चन 7 कथन बताने हैं। बीटी आविस टॉक्सिन कीट समूह विशिष्ट होते हैं और इनको जीन क्राई फर्स्ट AC द्वारा कूटलेखित कोड किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। कथन 2, बीटी आविस टॉक्सिन बी बैसिलस थुरिंजिएंसिस में निष्क्रिय प्राकविष के रूप में पाया जाता है, यद्यपि कीट द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद निष्क्रिय प्राकविष प्रोटोटॉक्सिन कीट की आंत में अम्लीय pH होने के कारण सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कीट की आंत में अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होता है और क्षार के साथ में विष बनाता है, तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। संकटापन्न यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की सूची के द्वारा निकाली गई थी IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसर्चेज द्वारा। अगला है, इसमें दिए गए चित्र में बीज के उस भाग की पहचान कीजिए जो बीज के अंकुरित होने पर जड़ को बनाता है, तो यहाँ पर ये मूलांकुर है C और ये मूलांकुर चोल है D, तो मूलांकुर बनाएगा ऑप्शन C इसका सही राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसमें मिलान करने हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण करता है। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का यीस्ट के किण्वन में उपयोग किया जाता है, ये एथेनॉल है, ये यीस्ट है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम इसका उपयोग
साइक्लोस्पोरिन ए के निर्माण में किया जाता है, यानी कि अंग प्रत्यारोपण के दौरान जब अंग को स्वीकार नहीं करता है अंग शरीर, तो उसको स्वीकार करने में मदद करता है साइक्लोस्पोरिन ए। डी है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज का उपयोग स्ट्रेप्टोकाइनेज के निर्माण में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। दिए गए चित्र ए और बी से अंडाशय के संदर्भ में बादल पुंज, कैलेक्स, दलपुंज, कोरोला और पुमंग एंडोसियम की स्थिति के आधार पर पुष्पों के प्रकार को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो ये देखिए यहाँ से लिया गया है बे और से परिजायंगी, इसको लिया है और इसी से ये कंफ्यूजन करता है ये वाला परिजायंगी। अगला है खरपतवार मुक्त बगीचा निर्मित करने के लिए माली ऑक्सिन का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे घास की कोई क्षति नहीं होती क्योंकि ऑक्सिन वयस्क एक बीजपत्री पादपों को प्रभावित नहीं करता, यह द्विबीजपत्री पादपों को प्रभावित करता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। 13वां, एक गुलाबी पुष्पों वाले स्नैपड्रैगन के पौधे का लाल पुष्पों वाले स्नैपड्रैगन के पौधे के साथ संकरण कराया गया। संतति में किस प्रकार के लक्षण प्रारूपों के होने की उम्मीद की जाती है? तो इसको हल करने के बाद हमारे पास में आता है दोनों लाल और गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिलेंगे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कवकों के वर्गीकरण का एक मानदंड नहीं है? तो इसमें कवक जाल की आकार की है, बीजाणु निर्माण का तरीका है, फलन का है, लेकिन पोषण की विधि नहीं है। जीवाणुओं के वृद्धि माध्यम में उपस्थित लैक्टोज को कोशिका में परमीएज की क्रिया द्वारा अभिगमित किया जाता है। परमीएज। एक पादप में बीज का काला रंग कैपिटल वी डबल व कैपिटल बी स्मॉल बी सफेद रंग स्मॉल वी डबल वी पर प्रभावी है। तो काले बीज वाले पादप का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए आप उसका संकरण निम्नलिखित में से किस जीन प्रारूप के पादप से करवाएंगे? तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि डबल बी आएगा। मृदुतक सजीव लेकिन श्लेषोतक मृत ऊतक होता है, यानी जो पैरेनकाइमा कोशिकाएं होती है वो सजीव होती है और कोलेनकाइमा मृत होती है। तो मृत नहीं होती, सजीव होती है। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजों में दारू वाहिकाएं नहीं होती, बिल्कुल सही है, लेकिन दारू वाहिकाओं की उपस्थिति एंजियोस्पर्म का विशेष लक्षण है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला, केल्विन चक्र में यौगिकीकृत होने वाले CO2 के प्रत्येक अणु के लिए ATP और NADPH के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ATP के 3 अणु और NADPH2 के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। DNA में अनुलेखन एंड ट्रांसक्रिप्शन इकाई को प्राथमिक रूप से DNA के 3 क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये ऊर्ध्व प्रवाही यानी अपस्ट्रीम और अधो प्रवाही डाउनस्ट्रीम सिरों के संदर्भ में या सापेक्ष में है। तो हम जानते हैं कि अनुलेखन में 3 क्षेत्र होते हैं, प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और समापक टर्मिनेटर। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों
उच्चतम स्तर की जाति बहुलता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों तक अपेक्षाकृत अविक्षुब्ध रहे, अतः जाति विविधीकरण के लिए अधिक समय उपलब्ध रहा था। तो यहाँ का देखो उत्तर निकालने का तो ये भी सही है। और बी में उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में अधिक मौसम ऋतुएं होती है, ये गलत है। उष्णकटिबंधीय मौसम में कम ऋतु परिवर्तन होते हैं, तो बी ऑप्शन गलत है। और यह तीनों में देखो बी ऑप्शन दे रखा है, बी बी बी, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मतलब बी गलत है। तो बाकी ए सी डी ही सही है। तो सी में क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, सही है। स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्ट करण को बढ़ावा देता है, सही है। और उष्णकटिबंधीय पर्यावरण स्थिर और पूर्व सूचनीय होते हैं। बेरहल पर्ल वृद्धि घात वृद्धि लॉजिस्टिक ग्रोथ का समीकरण है dN/dt बराबर RN K-N/K। तो इस समीकरण में K का मान बताना है। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा धारण क्षमता, यानी कैरिंग कैपेसिटी। तो जो हिंदी वाले हैं उनका ये क्वेश्चन गलत होगा। हिंदी वालों को क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो ये पोषण क्षमता दे रखा है और वहाँ पर धारण क्षमता, तो यहाँ पर गलत होने के चांस रहते हैं। मेलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का संदमन प्रतिस्पर्धी संदमन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसी मेंडल के प्रभाविता के नियम के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है ये गलत सा लग रहा, बाकी के सब सही है। ये मेंडल के नियम का वो है, इसके आधार पर क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सूची सेकंड से मिलाना है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका में सक्रिय राइबोसोमी आरएनए संश्लेषण का स्थल है। सेंट्रियोल गाड़ी के पहिए के जैसा संगठन है। ल्यूकोप्लास्ट ये पोषकों के भंडार के लिए है। और गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड के बनने का स्थल है। यहाँ ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। सही कथनों के सेट को पहचानिए। बेलिसनेरिया के पुष्प रंगीन होते हैं और मकरंद निर्मित करते हैं, यह ऑप्शन गलत है। बेलिसनेरिया के पुष्प रंगहीन होते हैं और जल द्वारा परागण होता है। बेलिसनेरिया और हाइड्रिला, बेलिसनेरिया हाइड्रिला में जल द्वारा परागण होता है और जोस्टेरा में। फिर अगला है, वाटर लिली यानी जलकुंभी और वाटर हाइसिंथ के पुष्प जल द्वारा परागित नहीं होते। ये जल द्वारा परागित नहीं होते, सही है, क्योंकि ये वायु और कीट द्वारा परागित होते हैं। अब यहाँ पे देखो ए ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर ए तीनों में दे रखा है, दोनों में, तो ये दो तो गलत हो गए। और सी डी बी दे रखा है, तो बी बड़ा सही है, तो ऑप्शन 4 सही होगा इस आधार पर। बाकी के सब सही है, उनको पढ़ लेते हैं हम। अधिकांश जल परागित स्पीसीज में परागकण गीले होने से संरक्षित रहते हैं, यानी कि इनके ऊपर एक श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। कुछ जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट के परागकण लंबे और फीते यानी रिबन के जैसे होते हैं, सही है। कुछ जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट में पराग कणों को जल के अंदर ही निष्क्रिय रूप से ले जाए जाते हैं।
यानी जल के अंदर इनका श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, निष्क्रिय रूप में ले जाए जाते हैं। अगला है राइजोपस। ये डबल रोटी का फफूंद है। अस्टिलागो और एगेरिकस मशरूम का है अस्टिलागो। तो यहाँ से मिलान करते हैं, अस्टिलागो हो जाएगा सेकंड का, यानी कि कंड कवक है। अस्टिलागो कंड कवक है। पक्सिनिया रस्ट कवक है, यानी किट्ट कवक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। हिंड सेकंड डीएनए अणुओं को सदैव एक नियत बिंदु पर काटता है, जिसे अभिज्ञेय अनुक्रम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। और इसमें होते हैं 6 बेस पेयर होते हैं, 6 जोड़ी, यानी 6 क्षार पाए जाते हैं, क्षार युग्म। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिज्या सममित पुष्प का उदाहरण है? त्रिज्या सममित का मतलब किसी भी अक्ष से काटो 2 बराबर भागों में बंट जाता है, उसको कहते हैं त्रिज्या सममित, और ये धतूरा इसका उदाहरण है। संरक्षण का वह प्रकार जिसमें विलोपोन्मुखी जाति को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर विशेष व्यवस्था यानी सेटिंग में रखा जाता है, जहां वे सुरक्षित रह सकती है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है, वह कहलाता है। देखो, स्वयं स्थानिक संरक्षण में तो उसी जगह पर रखा जाता, तो ये भी नहीं हो सकता। सतत विकास, दीर्घोपयोगी विकास, तो ये भी नहीं हो सकता। अर्ध संरक्षित विधि और जैव विविधता संरक्षण, तो जैव विविधता संरक्षण होना चाहिए। ऑप्शन 2 इसमें हो सकता है सही। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, लेप्टोटीन चरण अवस्था के दौरान प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र क्रमिक रूप से दिखाई देने लगते हैं, ये भी सही है। दूसरा, डिप्लोटीन चरण अवस्था के आरंभ की पहचान सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के वियोजन से होती है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला, पूर्ण विकसित मृदुत्व की कोशिकाओं से अंतरापूलीय कैम्बियम का बनना एक उदाहरण है निर्विभेदन। निर्विभेदन पादप की किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता कहलाती है पूर्ण सततता, यानी कि टोटी पोटेंसी। ऑप्शन 1। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला। एक जीन के 2 या अधिक वैकल्पिक संरूपण अलील कहलाते हैं। F1 संतति का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। F1 संतति का किसी भी जनक के साथ में क्रॉस यानी कि प्रतीप संकरण कहलाता। F1 संतति का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ में संकरण टेस्ट क्रॉस कहलाता है, यानी परीक्षण संकरण। और F1 संतति का किसी भी जनक के साथ में संकरण प्रतीप संकरण यानी बैक क्रॉस कहलाता है। पादपों में गुणसूत्र सेटों की संख्या को सूत्र गुणता यानी कि प्लॉइडी कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का सहकारक फैक्टर है, तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा। इनको जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण माना गया है, तो यहाँ पे अतिदोहन, सह विलुप्तता, उत्परिवर्तन से तो बल्कि विविधता आती है। पर्यावास हानि और खंडी भवन, ये भी प्रवास से कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी सही है, तो ऑप्शन 4 सही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर के 150 तक प्रश्न है। इनमें से आपको सिर्फ 10 प्रश्न करने हैं और आप जितने भी प्रश्न करोगे उनमें से शुरू के 10 प्रश्न ही जांचे जाएंगे, बाकी के प्रश्न जांचे नहीं जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और ये एनसीईआरटी से हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एकल संगी मोनो एडेल्फस ये पाए जाते हैं चाइना रोज यानी गुड़हल में। द्विसंगी डाई एडेल्फस मटर में पाए जाते हैं, ये पुंकेसर। और बहुसंगी पुंकेसर सिट्रस में पाए जाते हैं। परिदलग्न यानी अधिपर्णी ये लिली में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा। इसमें भी मिलान करना है। GLUT4 कोशिकाओं में ग्लूकोज के अभिगमन को संभव बनाता है। इंसुलिन हार्मोन है। ट्रिप्सिन एंजाइम है। कोलेजन को अंतराकोशिकीय आधात्री पदार्थ है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के उस चरण की पहचान कीजिए जिसमें क्रियाधार सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण नहीं होता। मैलिक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में बदलता है। सक्सिनिक अम्ल मैलिक अम्ल में। और सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक अम्ल में ये नहीं है। क्रेब चक्र के चरण में ये क्रम नहीं है। और आइसोसाइट्रेट का अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में बदलना। तो इसका ऑप्शन 3 सही होएगा। इसमें मिलान करना है। सिट्रिक अम्ल चक्र ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। और प्रोटॉन प्रवणता ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंतर झिल्ली का अवकाश में चलता है, जैसे कि जब प्रोटॉन अंतर झिल्ली अवकाशिका से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं तो एटीपी का निर्माण होता है। तो इसके लिए ऑप्शन 2 सही होगा। सूची को मिलान करना है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण का चूहे पर प्रयोग किया था। प्रेकोइंस जैकब एवं जैक मोनोड ने लैक ओपेरोन मॉडल पर काम किया। हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड पर काम किया। और मसेलसन एवं स्टेन ने डीएनए प्रतिकृति की अर्ध संरक्षित पद्धति पर काम किया। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। C4 पादपों में कुछ O2 रूबिस्को से संबंध हो जाती है और CO2 यौगिकीकरण कम हो जाता है। सही है। दूसरा कथन C4 पादपों में पर्णमध्योतक कोशिकाएं बहुत कम प्रकाश श्वसन प्रदर्शित करती है, जबकि पूलाच्छेद कोशिकाएं प्रकाश श्वसन प्रदर्शित नहीं करती। C4 पादपों में प्रकाश श्वसन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन 3 सही होगा। इसमें इस चित्र है और चित्र में क्या बता रखा है कि सह उद्भासित पुंकेसरों को दर्शाते हुए वायु परागित पादप का पुष्पक्रम। तो इसका पहला ही सही है, वायु परागित पुष्पक्रम है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। गुलाब में परिजायंगी पुष्प पाए जाते हैं। मटर में सीमांत बीजान्यास पाया जाता है। कपास में व्यावर्ती पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। आम में अस्टिल फलिया ड्रूप पाया जाता है। सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें फ्यूफाइसी के सदस्यों की विशेषता बतानी है।
अलैंगिक जनन प्राय द्विकशाभिकीय जूस्पोर द्वारा होता है। सही है। लैंगिक जनन केवल विषमयुग्मजी विधि से होता है। तो इसमें लैंगिक जनन तीनों विधियों से होता है, समयुग्मकी और विषमयुग्मकी दोनों विधियों से होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन तीनों में दे रखा है, तो 3 गलत है और ये वाला सही है। इसके आधार पर ये सही है और बाकी के ऑप्शन है संचित खाद्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है जो मैनिटोल अथवा लेमिनेरिन है। पाए जाने वाले मुख्य वर्णक हरित अथवा क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड तथा जेंथोफिल है। कायिक जनन कायिक कोशिकाओं में सेलुलोजी भित्ति होती है जो बाहर की ओर प्राय एल्जिन के जेलेटिनी आवरण से आवृत होती है। अब ये सकल प्राथमिक उत्पादकता का है, इसका उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा क्योंकि ये किताब से थोड़ा जटिल दिया है इस वजह से। ई कोलाई में प्रतिकृति ट्रिप्लिकेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एक ही दिशा में यानी कि 3 से 5 दिशा में बहुलकीकरण को प्रेरित करता है। डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एक ही दिशा में, डीएनए निर्भर पॉलीमरेज 5 से 3 दिशा के साथ साथ और डीएनए निर्भर पॉलीमरेज 5 से 3 दिशा में बहुलीकरण को प्रदर्शित करता है। तो इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। पादपों की 2 किस्मों को सम्मिलित करने पर कायिक संकरण में निम्नलिखित में से किन का युग्मन होता है? प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्य का संलयन होता है। गन्ने की फसल में निम्नलिखित पादप वृद्धि नियंत्रकों में से किसका छिड़काव करने पर तने की लंबाई बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप उपज में वृद्धि होती है? जिब्रेलिक अम्ल, जिब्रेलिन हार्मोन। सूची को मिलान करना है। रॉबर्ट मे ने वैश्विक जाति विविधता लगभग 70 लाख बताई है। एलिक लैंडबोन ने जाति बोन हम्बोल्ट ने जाति क्षेत्र संबंध दिया। पॉल एरलिक ने रिवेट पोपर परिकल्पना दी। डेविड टिलमैन ने आउटडोर प्लॉट के उपयोग द्वारा दीर्घ अवधि पारिस्थितिक तंत्र परीक्षण दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। लास्ट का क्वेश्चन है हरित लावक यानी क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए है वृत्तीय और द्विरज्जुक डीएनए होता है। तो ये थे हमारे बॉटनी के प्रश्न पूरे 50। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये पूरे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के बुक से आए हैं, बाहर से एक भी नहीं आया।